सद्दाम हुसैन, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक तानाशाह या एक राष्ट्र निर्माता? असल में उनकी कहानी इन दोनों के बीच कहीं है, विरोधाभासों से भरी हुई। चलिए आज इसी उलझी हुई शख्सियत की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, सद्दाम हुसैन को कैसे याद किया जाए? क्या वो एक हीरो थे, एक मजबूत अरब लीडर जिसने अपने देश को तरक्की की राह पर डाला, या फिर एक जालिम तानाशाह, एक विलन जिसने अपने ही लोगों का खून बहाया? और मजे की बात यह है कि ये दोनों ही बातें सच हैं। एक तरफ वो देश बना रहे थे, स्कूल अस्पताल बनवा रहे थे, और दूसरी तरफ अपने ही लोगों पर गैस से हमला कर रहे थे। एक ही इंसान के ये दो बिल्कुल अलग चेहरे, ये कैसे मुमकिन है? यही तो उनकी कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। उनकी कहानी किसी शाही महल में पैदा हुए शहजादे की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही मुश्किल बचपन से। एक ऐसा बचपन जिसने उनके अंदर सत्ता पाने की एक जबरदस्त आग पैदा कर दी। और देखिए कि वो आग उन्हें कहाँ तक ले गई। 1937 में एक छोटे से गांव में पैदा हुए, 20 साल की उम्र में बाथ पार्टी ज्वाइन की और सिर्फ 22 साल की उम्र में प्रधानमंत्री की हत्या की कोशिश में शामिल हो गए। और फिर 1979 तक आते आते वो इराक के राष्ट्रपति बन चुके थे। सोचिए, महज 2 दशकों में एक गुमनाम लड़के से देश का सबसे ताकतवर इंसान बनने का सफर वाकई हैरान करने वाला है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सद्दाम का ये जो तेज रफ्तार उदय था ना, वो सिर्फ उनकी अपनी काबिलियत या क्रूरता का नतीजा नहीं था। जैसा कि पूर्व अमेरिकी अधिकारी रॉजर मॉरिस ने कहा था, CIA ने बाथ पार्टी को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। क्यों? ताकि इराक सोवियत संघ के पाले में ना चला जाए। मतलब साफ है, उनके सत्ता में आने में अमेरिका के अपने कोल्ड वॉर के हित भी शामिल थे। अच्छा, तो अब सद्दाम सत्ता में आ चुके थे, और यहीं से उनके वो 2 रूप जिनके बारे में हम शुरू से बात कर रहे हैं, वो और भी साफ तौर पर दुनिया के सामने आए। एक तरफ तो थे सद्दाम द मॉडर्नाइजर। उन्होंने इराक के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया और उस पैसे से देश में जैसे क्रांति ला दी। सड़कें, स्कूल, अस्पताल सब कुछ बनवाया। एक देशव्यापी साक्षरता अभियान चलाया, यहाँ तक कि महिलाओं को शिक्षा और काम में अधिकार भी दिए। उस दौर में इराक वाकई मिडल ईस्ट का एक चमकता सितारा बन रहा था। लेकिन इस चमकते सिक्के का एक दूसरा बेहद खौफनाक पहलू भी था। उनकी सत्ता का आधार विकास नहीं बल्कि डर था, और इस डर की सबसे भयानक मिसाल है 1979 का वो पर्ज। जरा सोचिए, एक भरी सभा में वो अपने दुश्मनों के नाम पढ़ते हैं और फिर एक एक करके उन्हें हॉल से बाहर ले जाके मार दिया जाता है, और ये सब टेलीविजन पर दिखाया गया। और ये कोई 1-2 लोगों की बात नहीं थी। ये जो आंकड़ा है 2.5 लाख, ये वो अनुमानित संख्या है इराकियों की जिन्हें सद्दाम के शासनकाल में मार दिया गया। और एक बात साफ कर दे, ये आंकड़ा युद्धों में हुई मौतों के अलावा है। ये सिर्फ उनके अपने शासन के शिकार हुए लोग थे। अब इतने जुल्मों के बावजूद सालों तक पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, उन्हें नजरअंदाज करते रहे। क्यों? क्योंकि वो उनके काम आ रहे थे। लेकिन ये दोस्ती या कह लें कि मतलब का रिश्ता ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। एक बहुत बड़ा टकराव होने ही वाला था। देखिए ये कैसे बदला। 1980 से 88 तक जब ईरान इराक युद्ध चला, तब अमेरिका सद्दाम के साथ था। वो उन्हें ईरान के खिलाफ एक बैलेंस के तौर पर देख रहा था और उन्हें खुफिया जानकारी तक दे रहा था। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद 1990 में जब खाड़ी युद्ध हुआ, वही अमेरिका इराक के खिलाफ जंग लड़ रहा था। एक दोस्त अब दुश्मन बन चुका था। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ इन 2 सालों में? एक सहयोगी अचानक से सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया? जवाब, जैसा कि दुनिया में अक्सर होता है, पैसा और तेल था। असल में हुआ ये कि ईरान के साथ 8 साल लंबे युद्ध ने इराक की कमर तोड़ दी थी। देश पर $130 अरब का भारी भरकम कर्ज था। सद्दाम को पैसे चाहिए थे। उन्होंने कुवैत पर इल्जाम लगाया कि वो जानबूझकर तेल की कीमतें गिरा रहा है, और बस इसी बहाने उन्होंने कुवैत पर हमला कर दिया ताकि उसके तेल के भंडारों पर कब्जा कर सके। और कुवैत पर यह हमला एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। इसने सद्दाम को सीधा अमेरिका के सामने लाकर खड़ा कर दिया, और यहीं से उनके पतन की, उनके अंत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। फिर आया 9/11।
9/11 के हमलों के बाद अमेरिका के लिए पूरी दुनिया ही बदल गई और उन्होंने इराक पर हमले का एक नया केस बनाना शुरू किया। 3 बड़ी बातें कही गई। पहला, सद्दाम के अलकायदा से लिंक है। दूसरा, इराक के पास बहुत खतरनाक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी WMD हैं। और तीसरा कि ये हमला इराक के लोगों को सद्दाम से आज़ाद कराने के लिए है। हालांकि बाद में ये तीनों ही दावे सही साबित नहीं हुए। और फिर जो हुआ वो इतिहास है। मार्च 2003 में हमला शुरू हुआ और कुछ ही हफ्तों में सद्दाम का शासन खत्म। दिसंबर आते आते वही सद्दाम जो सोने के महलों में रहता था, एक छोटे से जमीन के नीचे बने गड्ढे में छिपा हुआ मिला। फिर उन पर मुकदमा चला और दिसंबर 2006 में उन्हें फांसी दे दी गई। जितनी नाटकीय उनकी चढ़ाई थी, उनका अंत उससे भी कहीं ज्यादा नाटकीय था। तो सद्दाम चले गए, तानाशाह का अंत हो गया। लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं। क्या सद्दाम के जाने के बाद इराक में वो शांति और लोकतंत्र आया जिसका वादा किया गया था? हकीकत वादे से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा भयानक थी। सद्दाम के हटते ही देश में एक पावर वैक्यूम बन गया। कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था। सालों से दबी हुई सुन्नी और शिया की लड़ाई एक भयानक गृह युद्ध में बदल गई। और इसी अफरा तफरी और अस्थिरता ने अल कायदा और बाद में आईसिस जैसे आतंकी संगठनों को पनपने का मौका दिया। आज दशकों बाद भी इराक भ्रष्टाचार, कमजोर सरकार और सांप्रदायिक बंटवारे से जूझ रहा है। और यही हमें इस कहानी के सबसे मुश्किल और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। एक तानाशाह को हटाने के लिए जो कीमत चुकाई गई, जो अराजकता और हिंसा फैली, क्या वो जायज़ थी? क्या सद्दाम का जाना इराक के लिए या दुनिया के लिए वाकई में बेहतर साबित हुआ? इसका जवाब आसान नहीं है और शायद यही सद्दाम हुसैन की असली विरासत है।